आज की जो हमारी क्लास रहेगी बीई बीएई 181 इन्वायरमेंटल स्टडी पर्यावरण जो अध्ययन है हमारी जो बुक रहेगी इसका आज हमारा बिल्कुल लास्ट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 14 चैप्टर नंबर 14 रहेगा पर्यावरणीय नीति शास्त्र। अगर मैं बात करूं तो इस एग्जाम में कैसे आपका जो एग्जाम होगा उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट वाला चैप्टर है क्योंकि इसमें 14 ही चैप्टर हैं टोटल, ठीक है। और इस चैप्टर से भी कह सकते हो कि एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएँगे। वो कौन-कौन से टॉपिक हैं जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं या आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ख़ास तौर से हम उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो देखिएगा चैप्टर नंबर जो 14 रहेगा इसमें ख़ास तौर से जो इम्पोर्टेंट बनेगा प्रकृति के विषय के 3 मत क्या है, यानी प्रकृति को लेकर के कौन-कौन से मत हैं, ठीक है? उसके बाद प्रकृति के मनोभाव कौन-कौन से, जैसे मानव केंद्रवाद है, ठीक है, प्रबंधन करता है, पारिस्थितिक नारीवाद है, जैव केंद्रवाद है और पर्यावरणीय केंद्रवाद है। अब रहेगा पर्यावरणीय समानता क्या है? कार्य विधिक असमानता, भौगोलिक असमानता, सामाजिक असमानता। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा पर्यावरण के विषय में धार्मिक शिक्षण क्या है? भाई पर्यावरण को लेकर के अलग-अलग धर्मों में क्या-क्या बातें कही गई हैं और क्या-क्या धार्मिक बातें बोली गई हैं, इनको हम लोग देखेंगे। जैसे खास तौर से हिंदू धर्म पर्यावरण को क्या मानता है, जैन धर्म में पर्यावरण को लेकर के क्या विचार हैं, या बौद्ध धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, ईसाई धर्म हो या सिख धर्म हो, ये खास तौर से पर्यावरण को लेकर के क्या बातें कहते हैं, क्या बातें इनमें कही गई हैं। तो चलिए हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा एग्जाम में आपके क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो सबसे पहले देखेगा प्राकृतिक संसाधनों का नीतिपरक उपयोग, ठीक है। तो यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन आने की संभावना नहीं रहती, ये आपके इंपॉर्टेंट आ सकता है। प्रकृति के बारे में 3 मत कौन-कौन है भैया, ठीक है। यानी जो हमारा प्रकृति है यानी नेचर, नेचर के बारे में कौन-कौन से 3 मत हैं। तो भैया जो एक होता पश्चिमी मत, यानी जो यूरोपियन और उत्तरी अमेरिका का विचार है। दूसरा है सिंथेटिक यानी चीनी, कोरियाई, जापानी और तीसरा है भारतीय मत, ठीक है। सबसे पहले देखो पश्चिम को लोग प्रकृति के बारे में क्या मानते हैं, यानी नेचर को लेकर के जो हमारा पश्चिम का दर्शन है, वो क्या कहता है? पश्चिम के लोग प्रकृति को लेकर के क्या कहते हैं? पूरब यानी पूरब में पश्चिमी दर्शन का मानना है कि प्रकृति मनुष्य के लिए पराई है। भैया ये जो पश्चिम के लोग हैं यानी यूरोप के लोग हैं, जो अमेरिका के लोग हैं, वह कहते हैं कि जो प्रकृति यानी जो नेचर है वह मनुष्य के लिए है क्या है, पराई है और विरोधाभासी है। इस पर विजय पा करके मनुष्य नियंत्रण में रखना चाहिए। क्या करें कि भाई पश्चिम का जो दर्शन है यानी पश्चिम की जो फिलोसफी है वो ये कहती है कि जो नेचर यानी जो प्रकृति है वह मनुष्य के लिए क्या है भैया, पराई है, विरोधाभासी है, ठीक है। और मनुष्य जो है प्रकृति पर क्या कर सकता है, विजय पा सकता है, यानी प्रकृति को अपने कंट्रोल में कर सकता है। एक कहाँ का विचार है, एक पश्चिम का दर्शन है। यानी क्या है, कह सकते हो कि यूरोप और अमेरिका के लोगों की मानसिकता प्रकृति को लेकर के ऐसे। दूसरा जो प्रकृति को लेकर मत है सिंथेटिक मत, जिसको खास तौर से यानी चीन के लोग, कोरिया के लोग और जापान के लोगों का क्या मानना है प्रकृति को लेकर के। प्रकृति की अगर आप देखेंगे तो जो सिंथेटिक मत है वो कहता कि प्रकृति खूबसूरत है और पूर्ण है। भैया अगर आप देखेंगे चीन के लोगों का, कोरिया के लोगों का और जापान के लोगों का मानना है कि जो प्रकृति है वह खूबसूरत है और अपने आप में परिपूर्ण है, यानी फूल है। लेकिन पसंद किए जाने वाले इसे रूपांतरित करना पड़ेगा। प्रकृति एक सौंदर्य बोधी विस्मय सृजित करती हुई शत्रु की बजाय प्रकृति का हिस्सा है। देखो यहाँ पर देखो जो सिंथेटिक मत है या चीन का मत है, जो कोरिया का मत है, जो जापान का मत है, वो कहता कि भैया जो प्रकृति है तो खूबसूरत है, पूर्ण है और प्रकृति जो है सौंदर्य है उसमें। शत्रु की बजाय मनुष्य प्रकृति का हिस्सा है। देखो जो कोरिया का मत है, जो जापान का मत है और चीन के लोगों का कहना है प्रकृति भैया हमारे लिए शत्रु नहीं है, बल्कि क्या है, हम लोग मनुष्य जो है प्रकृति का एक क्या है, हिस्सा है। इस दर्शन में प्रकृति में मनुष्य का एक स्थान है। यानी ये जो कोरिया का मत है, जो जापान का मत है और जो चीन का मत है, उन लोगों का कहना है कि जो नेचर है यानी जो हमारी प्रकृति है उसमें मनुष्य जो है उसका एक पार्ट है। अगला जो भारतीय यानी हिंदू, हिंदू जो विचार है वो प्रकृति को लेकर के क्या कहता है, हिंदू में खास तौर से हिंदू, बौद्ध और जैन दर्शन जो है
वह भारतीय परंपरा में प्रकृति को लेकर के उसके क्या विचार हैं। तो देखिएगा, भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में यानी हिंदू, बौद्ध और जैन लोगों का कहना है कि यानी हिंदू जो दर्शन है वो कहता कि भैया प्रकृति माँ है। क्या कहता है कि प्रकृति हमारी माँ है, ठीक है? इसके इसे इसके बच्चों द्वारा नहीं साधा जा सकता है और यह देवी है। यानी भारतीय जो मत है वो कहता कि प्रकृति हमारी माँ है और इसके यानी यह हमारे लिए देवी है और इसके यानी हम लोग इसको कंट्रोल में नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर एक शब्द यूज़ करता है, इसके बच्चों द्वारा इसे साधा नहीं जा सकता है। यानी हम जो मनुष्य हैं वह प्रकृति को अपने कंट्रोल यानी हम प्रकृति के क्या भैया बच्चे हैं ना। अगर प्रकृति हमारी माँ है, नेचर हमारी माँ है यानी कहने का मतलब तो हम लोग उसके क्या है बच्चे हो गए ना। तो बच्चों द्वारा प्रकृति को साधा नहीं जा सकता है। जिस प्रकार से कह सकते हो कि पश्चिम के लोगों का मानना है, अमेरिका और अमेरिका के और कह सकते हैं कि खास तौर से यूरोप के लोगों का मानना है कि प्रकृति को हम लोग कंट्रोल में कर सकते हैं। तो वहीं पर जो भारतीय परंपरा है, भारतीय जो विचारधारा है, जो हिंदू फिलॉसफी है, वो कहती कि प्रकृति हमारी माँ है और इसके बच्चों द्वारा इसे साधा नहीं जा सकता है और भैया यह क्या है देवी है। ये तीनों मत आपको पता होने चाहिए। यहाँ से एक ना एक मत आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है या आ सकता है। अगला देखिएगा, प्रकृति के प्रति मनोभाव कौन-कौन से हैं? प्रकृति के प्रति मनोभाव क्या? सबसे पहले देखिएगा मानव केंद्रवाद क्या होता है? पहला क्या है? मानव केंद्रवाद किसे कहते हैं? देखिएगा, जिन व्यक्तियों का प्रकृति के प्रति मानव केंद्रिता मनोभाव होता है, वह किसी भी अन्य गैर मानव जीव व वस्तुओं को अधिक मनुष्यों को देखो कह मानव केंद्रवाद का मतलब है कि भैया जब प्रकृति में गैर मानव जीव और वस्तुओं से अधिक मनुष्य को महत्व दे दिया जाता है, तो वही मानव केंद्रवाद है। मानव केंद्रवाद क्या है कि मानव केंद्रवाद में हम लोग जीव को और जो अन्य वस्तुएं हैं यानी जीवों और वस्तुओं से ज्यादा जब हम लोग मनुष्य को महत्व देते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं मानव केंद्रिता या मानव केंद्रवाद कहा जाएगा। मानव केंद्रिता रुख के अनुसार मानव अथवा कल्याण का संरक्षण अथवा प्रोत्साहन गैर मानवीय वस्तुओं के व्यय पर लगभग सदैव ही न्यायोचित होता है। अरस्तु का ये मानना कि प्रकृति ने सभी वस्तुओं का निर्माण विशेष रूप से मानव के लिए किया। भैया अरस्तु कहता कि प्रकृति ने जितनी भी चीजें बना रखी हैं वह मनुष्यों के लिए ही बना रखी है। यानी किसके लिए भैया? मनुष्य के लिए, मानव के लिए। और ये प्रकृति में गैर मानवीय वस्तुओं का महत्व महज सहायक और नियंत्रक है। यानी मानव केंद्रवाद या मानव केंद्रिता क्या है कि वो कहता है कि यानी जो जीव है, जो वस्तु है, उनसे अधिक मानव को जो महत्व देता है, यानी जिस में सबसे ज्यादा मानव को महत्व मिलता है, वही मानव केंद्रिता है या मानव केंद्रवाद है। ठीक है जी। अगला देखिएगा, ठीक है, प्रबंधनकर्ता क्या होता है? देखिए, अनेक जनजातीय और देसी जन शिकार करने वाले पारंपरिक कृषि समाजों में रहने वाले दोनों में प्रकृति की विशेष मांग के प्रबंधनकर्ता या संरक्षण अथवा दायित्व का प्रबल बोध होता। प्रबंधनकर्ता मतलब समझते हो कि भैया जो लोग जंगलों में रहते थे, जो लोग शिकार करते थे या जो लोग पारंपरिक कृषि समाज थे, इनकी ये जो लोग प्रकृति की मांग करते हैं, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रबंधनकर्ता बोलते हैं। यानी जनजाति, अनेक जो जनजाति हैं, जनजातियां हैं, जो देसी जन है यानी जो खास तौर से हैं या जो शिकार करने वाले समूह है या जो हमारा पारंपरिक कृषि समाज है, यहाँ के रहने वाले प्रकृति की मांग विशेष के प्रबंधनकर्ता या संरक्षण दायित्व का प्रबल होता। संसाधन के संरक्षणकर्ता के रूप में वह मानव और गैर मानव बलों के साथ जीवन के संबल रूप से बने रहने में अपनी भूमिका को देखते हैं। मानवता और श्रद्धा उनके विश्व दर्शन में अनिवार्य है। जहाँ मनुष्य को प्रकृ ठीक है? जहाँ पर मनुष्य को प्रकृति प्रक्रियाओं में मौलिक नहीं बल्कि भागीदार के रूप में देखा जाता है। उन्हें प्रकृति के बाहर नहीं बल्कि उनका एक हिस्सा माना जाता है। भैया जिसमें मनुष्य को प्रकृति के बाहर नहीं बल्कि प्रकृति के अंदर देखा जाता है और मनुष्य को प्रकृति की प्रक्रिया का मालिक नहीं बल्कि मनुष्य जो है प्रकृति की प्रक्रिया का भागीदार है। इसी को हम लोग कह सकते हैं कि प्रबंधनकर्ता या देखभालकर्ता के रूप में हम लोग कह सकते हैं। अगला देखिएगा, पारिस्थितिक स्त्रीवाद क्या है? ध्यान से सुनिएगा, ये एग्जाम में आता है, हर साल आता है जी, ठीक है। पारिस्थितिक स्त्रीवाद किसे कहते? देखिएगा, अनेक स्त्रीवादी तर्क करते हैं ना मानव केंद्रिता ना ही प्रबंधनकर्ता या संरक्षणकर्ता
पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान करने के लिए अथवा हमें बताने के लिए पर्याप्त है कि हमें किस प्रकार से नैतिक कर्मों के रूप में व्यवहार करना चाहिए। उनका तर्क है कि सभी दर्शन यहाँ से इंपॉर्टेंट बनेगा क्योंकि यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन उठता है। क्या बोलते हैं पारिस्थितिक स्त्रीवाद क्या है? कि भैया सभी जो दर्शन हैं यानी जितनी भी फिलॉसफी है, जो सभी दर्शन है वो पितृसत्तात्मक प्रणाली से निकले हैं। भैया पारिस्थितिक स्त्रीवाद कहता है कि जितना भी दर्शन है, जितनी भी फिलॉसफी है, सभी पितृसत्तात्मक प्रणाली से निकले हैं जो प्रभुता अथवा दैत्यता पर आधारित हैं। ये विश्व दर्शन की कुछ चीजें को प्रतिष्ठा और महत्व देते हैं लेकिन अन्य को नहीं। इसका दावा है कि पुरुष महिला से श्रेष्ठ है। देखो भैया ये पारिस्थितिक अगर स्त्रीवाद में देखोगे तो इसमें खास तौर से जो पुरुषों का समाज में वर्चस्व रहा वो बताता है कि पुरुष जो है महिला से श्रेष्ठ है। दिमाग शरीर से बेहतर है यानी महिलाओं से जो पुरुष है वो दिमाग से शरीर से बेहतर है और संस्कृति प्रकृति से उच्चतर है। स्त्रीवाद पितृसत्तात्मक जो है, स्त्रीवाद जो पितृसत्तात्मक प्रभुसत्ता है, शोषण महिलाओं और बच्चों की अल्पसंख्यों तथा प्रकृति में महत्वपूर्ण संबंध बनाते हैं। पारिस्थितिक स्त्रीवाद एक पूर्णतः एक नया दर्शन है। क्या करें भाई जो पारिस्थितिक स्त्रीवाद है वह पूर्णतः नया दर्शन है। यह महिलाओं के जैविक संरचनात्मक व मातृ भूमिका पर आधारित है। पारिस्थितिक स्त्रीवाद पूर्वी माँ प्रकृति की अवधारणा से तत्काल संबंध जोड़ लेता है। विषय के कुछ विशेषज्ञ के अनुसार पूंजीवादी पितृसत्तात्मक जगत प्रणाली स्थापना और उसका निर्वहन जो है के 3 उपनिवेशों पर हुआ है। ठीक है, यानी जो अगर आप देखेंगे जो पारिस्थितिक स्त्रीवाद है ये कहता है कि भैया जितने भी जितने भी दर्शन हैं वो सभी पितृसत्तात्मक प्रणाली से निकले हैं और कहता है कि विश्व ये जो यानी सभी दर्शन जो फिलोसफी है यानी पितृसत्तात्मक सत्ता का कह सकते हो कि वर्चस्व यही इसी को बताता है। ठीक है, अगला देखिएगा जैव केंद्रवाद और पर्यावरण केंद्रवाद क्या है देखिएगा। जैव केंद्रवाद क्या होता है और पर्यावरण केंद्रवाद का देखिएगा। अनेक आधुनिक पर्यावरण प्रबंधनकर्ता या संरक्षणदाता को अत्यधिक मानव केंद्रिता मान करके आलोचना करते हैं, बल्कि वह जैव केंद्रवाद प्रवृत्ति का समर्थन या सोच करके करते हैं कि सभी सजीव के मूल्य अधिकार भले ही वह जीवन उपयोगी हो या ना हो। ठीक है, एल्डो लिपिडो ने भूमि नीति शास्त्र में अपने प्रसिद्ध निबंध में समूचे विश्व समुदाय को भूमि का भाग माना। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया है। यहाँ से जो इतना लाइन मैंने कर दिया ना भैया, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया था। अब आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पूछा गया था, अभी दिखा रहा हूँ। इसको लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया इस आदमी का नाम लेकर के ना। जैसे यहाँ पर मैंने बोला ना, इसका नाम लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे शायद इसमें होगा, शायद एक देखो ये रहा। देखो ये क्वेश्चन क्या बोला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखो, निबंध द लैंड एथिक्स यानी भूमि का नीति शास्त्र किसने लिखा है? तो देखो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो गया। कैसे राइट आंसर हो गया, अब यहाँ पर देखो। ठीक है, एल्डो ठीक है ने भूमि का नीति शास्त्र पर अपनी भूमि नीति शास्त्र पर प्रसिद्ध निबंध में समूचे जैव समुदाय को भूमि का भाग माना है। देखो ये यहीं से आंसर देख रहे हैं कैसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ने बताया यानी एल्डो ने बताया है कि सभ्यता का इतिहास जन्मजात मूल्यों और अधिकारों को क्रमिक विस्तार के साथ साथ चलता है। पहले पुरुष फिर महिला, बच्चे, अल्पसंख्यक, अधिक अनघत रूप से गैर मानव जैसे निगमों और राज्यों में जुड़ा है। ठीक है, एल्डो कहता है उसका तर्क है कि मूल्यों और विस्तार जीवों के नैसर्गिक महत्व पहचान को भी विस्तारित करता है। यहाँ पर देखा यहीं से एग्जाम में इन्होंने क्या कर दिया, क्वेश्चन उठा दिया। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन कहीं से भी एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, अगला देखिएगा पर्यावरणीय समानता क्या है। तो सबसे पहले देखिए पर्यावरणीय समानता में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कार्य विधिक असमानता। क्या है? कार्य विधिक असमानता किसी कहते हैं। देखिए यह मुद्दा उचित व्यवहार के प्रश्नों से संबंधित करता है कि अथवा वह मात्रा जिस तक नियंत्रणकारी नियम कानून या मूल्यांकन के मानकों द्वारा रूप में लिया जा सकता है। कार्य देखो यहाँ से एग्जाम्पल, कार्य विधि का समानता एक उदाहरण उन बोर्डों या आयोगों की भरमार है जिसका व्यवसाय उन्मुख हित है। जो भाग देखो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, कार्य विधि का समानता को लेकर
जो जन भागीदारी को कम करने के लिए सुदूर स्थानों में सुनवाई करते हैं और गैर अंग्रेजी भाषा समुदाय में सिर्फ अंग्रेजी सामग्री का संप्रेषण के लिए उपयोग करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? कार्य विधि का समानता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उन्हीं को हम लोग कार्य विधि का समानता बोलते हैं। भौगोलिक समानता क्या है? भौगोलिक समानता हम कहते हैं कि कुछ पड़ोसी क्या बोल रहे हैं कि भाई मेरे कुछ पड़ोसी समुदाय और क्षेत्र को औद्योगिक उत्पादन से प्रत्यक्ष लाभ मिलते हैं। करें कि जैसे कुछ समुदाय हैं, पड़ोसी हैं, औद्योगिक क्षेत्र हैं, उत्पादन है, इनको अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट इनको बेनिफिट होता है, प्रत्यक्ष लाभ मिलते हैं। जैसे रोजगार, कर, राजस्व, जबकि लागत जैसे कि अपशिष्ट के निपटान का बोझा अनियंत्रित भेज दिया जाता है। अपशिष्ट का निपटान करने वाले समुदायों का अपशिष्ट उत्पादन करने वाले समुदाय को कम लाभ मिलते। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भौगोलिक असमानता। सामाजिक असमानता क्या देखेगा? पर्यावरणीय निर्णय अक्सर देखो यानी इन्वायरमेंट में जितने भी निर्णय यानी डिसीजन लिए जाते हैं, अक्सर बेहतर समाज सत्ता व्यवस्था का दर्पण होते हैं और इन राज्यों में आज भी पाए जाने वाले नस्लीय भेदभाव को परिलक्षित करते हैं। संस्थागत नस्लवाद ने हानिकारक सुविधाओं को प्रभावित किया है और अनेक श्वेत समुदायों को बलिदान क्षेत्र में बना दिया है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, या तो कार्यविधि का समानता, पर्यावरणीय समानता, सामाजिक समानता, इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इस टाइप के क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा संभावना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, देखिएगा पर्यावरण के विषय में धार्मिक शिक्षण क्या है। भैया इन्वायरमेंट को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के अलग अलग धर्मों में क्या बातें कही गई हैं। भाई हिंदू धर्म क्या कहता है इन्वायरमेंट को लेकर के, इस्लाम क्या कहता है, सिख धर्म क्या कहता है, जैन धर्म क्या कहता है। अलग अलग धर्मों ने पर्यावरण के विषय में लेकर के हम लोगों को क्या शिक्षा दी है। हर एक धर्म जो है इन्वायरमेंट को लेकर के लोगों को एजुकेट करता है, यानी इनको शिक्षण यानी इनको पढ़ाता है, बताता है कि हमें इन्वायरमेंट के बारे में कैसा सोचना चाहिए। तो सभी धर्मों के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले भैया हिंदू धर्म, हिंदू धर्म जो है वह इन्वायरमेंट को लेकर के क्या बात कहता है। देखिएगा हिंदू हिंदू धर्म में आप प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में सबसे चुनौतीपूर्ण परिप्रेक्ष्य को पाते हैं। इस पृथ्वी ग्रह और अन्य समस्त मानव जीव की पवित्रता को स्पष्ट रूप से है। इस धर्म में पूर्णता सुनिश्चित किया गया है। देखो यहाँ से सिर्फ परमेश्वर के पास मनुष्य समेत सभी जीवों की प्रभुसत्ता है। मनुष्य को अपने निजी जीवन अथवा गैर मानव जीवन पर कोई प्रभुत्व नहीं है। भैया हिंदू धर्म में कहा जाता है कि जो मनुष्य है उसका अपने जीवन पर और दूसरे के जीवन पर कोई भी प्रभुत्व नहीं है। इसके फलस्वरूप वह ईश्वर के वायसराय की तरह व्यवहार नहीं कर सकते हैं। यानी जो मनुष्य है वह ईश्वर के वायसराय यानी भेजे हुए बंदे की तरह काम नहीं कर सकते हैं। वह और ना ही वह अन्य प्रजातियों के सापेक्ष महत्व को स्तर प्रदान करते हैं। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि ईश्वर की प्रजातियों की कोई क्षति नहीं की जा सकती, यानी मनुष्य जो है वह ईश्वर की किसी भी प्रजाति की क्षति नहीं कर सकता है। इसलिए सभी जीवन मानव और मानवोत्तर समान महत्व है, अस्तित्व समान है। हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा गया है, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य को अन्य जीवों पर प्रभुत्व की मांग अथवा प्रभुत्व नहीं करना चाहिए। भैया हिंदू धर्म में क्या कहता है कि जो मनुष्य है वह किसी भी जीव पर अपना कब्जा यानी अपना कंट्रोल नहीं कर सकता है। उन्हें प्रकृति के शोषण की मनाही है। यानी जो हिंदू धर्म कहता है कि जो मनुष्य है वह प्रकृति का शोषण नहीं कर सकता है। भैया तुमको पेड़ नहीं काटने हैं, जंगल नहीं काटने हैं, मछलियां नहीं मारनी है, जीवों को चोट नहीं पहुंचानी है। यानी हिंदू धर्म क्या कहता है कि मनुष्य जो है वह प्रकृति के शोषण की मनाही की गई है, बल्कि उन्हें शांति की तलाश करने के लिए प्रकृति ने सामंजस्य तालमेल बनाने की सलाह दी है। देखो हिंदू धर्म कहता है कि जो मनुष्य है वह प्रकृति पर अपना प्रभुत्व यानी कंट्रोल नहीं कर सकता है। हिंदू धर्म कहता है कि प्रकृति यानी मनुष्य को हिंदू हिंदू धर्म में कहा गया कि जो मनुष्य है वह प्रकृति का शोषण नहीं कर सकता है, मनाही है, बल्कि मनुष्य जो है उसको शांति के तलाश में यहाँ पर रहना चाहिए और प्रकृति में मनुष्य को इसलिए भेजा गया ताकि वहां आकर के वो यहाँ पर तालमेल बिठा सके। हिंदू धर्म ईश्वर और प्रकृति की सौहार्दपूर्ण अखंडता को बनाए रखने और सुरक्षा के लिए आदर, सम्मान और आज्ञाकारिता की मांग करता है। क्या करता है भाई हिंदू धर्म जो है वह सौहार्दपूर्ण अखंडता को बनाए रखने के लिए आदर है,
सम्मान है, आज्ञाकारिता की मांग करता है। इसे दिव्य अवतारों की श्रृंखला द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, ठीक है। हिंदू धर्म इस प्रकार की बातों को क्या कहता है। अगर आप हिंदू धर्म देखोगे तो लगभग सभी हिंदू धर्म ग्रंथ इस धारणा को अधिक महत्व देते हैं कि ईश्वर की रचना को क्षति नहीं पहुंचाने और उनके जीवों को नहीं मारना और उनकी कृपा प्राप्त होती है। तो भाई जितने भी हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में लगभग यही कहा जाता है कि भैया हम लोगों को किसी भी जीव जंतु को क्षति नहीं पहुंचानी है, किसी भी जीव जंतु को हमको मारना नहीं है, और बल्कि जीव जंतुओं से हम लोगों को क्या होती है, कृपा प्राप्त होती है। ऋग्वेद के काल में अनेक वृक्षों और पौधों की पूजा की जाती थी क्योंकि वह ईश्वर के विभिन्न गुणों के प्रतीक थे। भैया वैसे भी तुमको पता कि हिंदू धर्म में पेड़ों की पूजा होती है, वृक्षों की पूजा होती है, जल की पूजा होती है, नदी की पूजा होती है, भूमि की पूजा होती है। तो क्या है, हिंदू धर्म अगर आप देखेंगे तो प्रकृति को क्या मानता है, पूजनीय मानता है। जैसे हम लोगों ने बोला कि भाई इन्होंने प्रकृति को क्या माना है, देवी माना है। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो हिंदू धर्म में यही बातें कही गई। अब देखो जैन धर्म क्या कहता है, जैन धर्म प्रकृति को लेकर के उसके क्या विचार हैं। जैन इस सिद्धांत को अधिक महत्व देता है कि व्यक्ति को ऐसे कार्य से बचना चाहिए जो दूसरों की हानिकारक है। भैया जैन धर्म कहता है कि व्यक्ति को ऐसा कोई भी काम ना करे, यानी हम लोगों को ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को नुकसान हो या हानि पहुंचे। यानी हम लोगों को कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे व्यक्तियों को भैया क्या हो, हानिकारक हो। जैन धर्म के अनुसार देखिएगा, जैन धर्म के अनुसार हिंसा क्रोध से व्यक्ति की क्षति करता है। जैसे मान लिया हम लोग अगर गुस्सा करेंगे तो क्या होगी, अगर हम लोग हिंसा करेंगे इससे हमारा ही क्षति होगी, यानी इससे हमारा ही चीज खराब होगी। स्वयं एवं अन्य जन को क्षति पहुंचाने से बचाने के लिए वाणी, यानी हम लोगों को अपने ऊपर, यानी अब हम लोग जो बोलते हैं अपने वाणी अपनी यानी अपनी बातों पर संयम रखना चाहिए, विचार का नियम करना चाहिए, गति यानी हम लोग जो बोलते हैं उस पर कंट्रोल रखना चाहिए, वस्तुओं को उठाने और नीचे रखने में सावधानी। कहने का मतलब जैन धर्म में कहता है भैया अगर हमें कोई चीज उठानी है रखनी है तो आराम से रखो, आराम से नहीं हड़बड़ी में रख दिया और कमर टेढ़ी हो गई, ऐसा नहीं करना है, ठीक है जी। भोजन और पेय पदार्थों को परखने की बात कही जाती है और सभी जैनियों द्वारा सभी को अपनाने की प्रतिज्ञा ली जाती है। यानी जैन धर्म जो है वह अहिंसा को मानता है। अहिंसा उसकी क्या है, मौलिक सिद्धांत है। क्या भैया, अहिंसा उसका क्या है, मौलिक सिद्धांत के रूप में हम उसको कह सकते हैं। जैन धर्म इस बात को कहता। आप देखिएगा बौद्ध धर्म यानी पर्यावरण को लेकर के क्या कहता है। अगला हमारा कौन सा धर्म भाई मेरे, बौद्ध धर्म। जैन धर्म एक चीज और कहता, सुन लेना, जैन धर्म सत्य, ईमानदारी, करुणा की किसी भी वास्तविक अर्थों में सभ्य समाज का आधार होना चाहिए। जैन धर्म कहता है कि भाई जो सभ्य समाज है उसका आधार क्या होना चाहिए, सत्य है, ईमानदारी है और करुणा होनी चाहिए। अब अगला हमारा कौन सा धर्म भाई मेरे, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के मूल में बौद्ध धर्म जो है अगर आप उसको देखेंगे तो बौद्ध धर्म करुणा, समान, सहनशीलता, अहिंसा का भाव सभी मनुष्यों और अन्य जीवों के लिए जो पृथ्वी पर रहते हैं। तो भैया बौद्ध धर्म में कहा जाता है कि मनुष्य को ना सभी जीव जंतुओं से, जितने भी जीव जंतु इस पृथ्वी पर रहते हैं, पेड़ पौधे जीव जंतु जो भी रहते हैं, उनसे हमें करुणा यानी प्रेम, ठीक है, ये सम्मान और सहनशीलता और सभी से अहिंसा का भाव रखना चाहिए। बौद्ध धर्म कहता है, बौद्ध ने नदियों को, तालाबों को, कुओं को प्रदूषण के लिए मनाही की है। बौद्ध धर्म में कहा जाता है कि जो मनुष्य है वह नदी को, तालाब को, कुओं को प्रदूषित ना करे, यानी उसमें कूड़ा करकट जो है वह ना फैलाए। जैसा कि बुद्ध सुत निपात में कहा गया है कि हम लोगों को कूड़ा करकट कुछ भी नहीं फैलाना चाहिए। एक इसमें कहा भैया जो हमारा बौद्ध धर्म है। अगला भैया ईसाई धर्म। ईसाई धर्म क्या कहता देखिएगा, पृथ्वी की अवधारणा से संबंधित उसके दायित्व को नियंत्रण करने के नियमों को नव और पूर्व विधान एक समान है। अगर आप देखेंगे तो ईसाई धर्म कहता है कि मानव ने प्रकृति पर प्रभुत्व और नियंत्रण नियंत्रण देने की बात कही गई है। देखो ईसाई धर्म के लोग कहते हैं कि जो मानव है वह प्रकृति पर अपना कंट्रोल जमा सकता है और प्रकृति को नियंत्रित कर सकता है। लेकिन ऐसी आयतें भी जिसमें मनुष्य के दायित्व को स्पष्ट उल्लेख किया गया। उदाहरण के लिए ईसाई धर्म में कहा गया कि ईश्वर ने मनुष्य को ला करके अदन वाटिका में उसको सज्जित करने और उसकी देखभाल करने के लिए रखा है। देखो भैया ईसाई धर्म कहता है कि जो मनुष्य है ना,
जो यहाँ पर पृथ्वी पर रहता ना, तो भगवान भगवान ने हम लोगों पर पृथ्वी पर ला करके इसलिए रखा है, ताकि हम लोग ना प्रकृति को ना बहुत अच्छे से उसकी देखभाल करें, उसकी सजावट करें। इसके लिए हमने हमें ला करके यहाँ पर रखा गया है। ये कौन सा धर्म कहता है? ये ईसाई धर्म कहता है। एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन एक बार पूछ लिया था कि ईश्वर ने मनुष्य को ला करके अदन वाटिका में उसको सज्जित करने, देखभाल करने के लिए रखा है। ये जो मत है, यह कौन से धर्म का मत है? तो ये ईसाई धर्म का मत है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो इग्नू के एग्जाम में प्रीवियस में पूछे जा चुके हैं। आप देखिएगा इस्लाम धर्म जो है वो कह सकते हैं कि वो क्या कहता है? क्या बोलोगे? इस्लाम जो है वह पर्यावरण को लेकर के उसके विचार क्या हैं? देखिएगा, इस्लाम में पवित्र कुरान और पैगंबर मोहम्मद साहब के दिव्य प्रेरक शब्द वचन पीस बी, ठीक है? प्रकृति का देखो, अगर आप देखेंगे जो इस्लाम है, इस्लाम कहता है कि प्रकृति के संरक्षण का आधार और उसके नियम को बनाते हैं। कुरान का संदेश है, कुरान का संदेश एकता, सद्भाव और संतुलन की व्याख्या है। कुरान जोर दे करके कहता है कि प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए। देखो, कुरान शरीफ जो है या कह सकते हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहब या कह सकते हैं कुरान में कहा जाता है कि मनुष्यों को कहा गया कि हम लोगों के जो प्रकृति है, प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए और प्रकृति द्वारा निर्धारित सीमाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यानी नेचर ने जो नियम कानून बनाए हैं, उन नियम कानूनों को हम लोगों को मानना चाहिए और किसी भी नियम का उल्लंघन हम लोगों को नहीं करना चाहिए। ये कौन सा धर्म या कौन से धर्म का मत है? ये इस्लाम धर्म का मत है। मानव की रचना इस प्रकार हुई है कि वह दिव्य गुणों की, ठीक है, अभिव्यक्ति बन सकता है और ईश्वर के सुंदर बिंब को प्रतिबिंबित करने के लिए दर्पण का काम कर सकता है। इस प्रकार की बातें कह सकते हो कि इस्लाम धर्म में कही गई हैं। इस्लाम धर्म इस बात को कहता है प्रकृति को लेकर के। अगला हमारा जो रहेगा भैया, सिख धर्म क्या कहता है? सिख धर्म कह सकते हैं कि पर्यावरण में सिख धर्म का मत क्या है? देखिएगा, सिख धर्म के संस्थापक बाबा गुरु नानक देव जी, ठीक है, ने प्रकृति को दिव्य गुणों वाली बताया है। तो यह सिख धर्म कहता है कि जो प्रकृति यानी जो हमारा नेचर है, उसमें बहुत सारे दिव्य गुण हैं, उसमें बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। सिख धर्म के अनुसार व्यक्ति को ईश्वर की रचनाओं का सम्मान करना चाहिए। सिख धर्म कहता है कि जो ईश्वर ने जो नेचर बनाया है, जो पृथ्वी बनाई है, वही पेड़ पौधे बनाए हैं, जीव जंतु बनाए हैं, झरना बनाया, पहाड़ बनाया, नदी बनाया है, इन सब चीजों का हम लोगों का क्या करना चाहिए? इन सभी चीजों का हमें क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए जी। कौन कहता है? सिख धर्म में ऐसी बातें कही जाती हैं। ब्रह्मांड में उनके स्थान में शाश्वत सत्य की जानकारी होनी चाहिए। मनुष्य ने ईश्वर ने मनुष्य को कोई ऐसी विशेष अथवा पूर्ण सत्ता नहीं दी है, वह प्रकृति को नियंत्रित करे। भैया अगर आप देखें हिंदू धर्म के बाद जैन और बौद्ध धर्म के बाद कह सकते हो कि इस जो सिख धर्म है वह भी कहता है कि भैया भगवान ने हमको कोई ऐसी पावर नहीं दी है, ऐसी कोई शक्ति नहीं दी है जिससे हम प्रकृति को कंट्रोल करें, जो कि खास तौर से ईसाई धर्म का मत है या जो पूरा पश्चिम के लोग बात करते हैं, ठीक है। इसके विपरीत मनुष्य जाति प्रकृति का अभिन्न भाग है। जो मनुष्य है वह प्रकृति का अभिन्न भाग है और अघटनीय बंधनों द्वारा शेष रचनाओं से जुड़ी हैं। तो खास तौर से अलग अलग धर्मों में इस चीजों को लेकर के यहाँ पर जो कॉलम बनाया गया है, यहाँ पर जो कॉलम, इनको मिला लो, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। यहाँ पर जो बोध प्रश्न दिए गए हैं, कल वाली जो मैं आपको क्लास पढ़ाऊंगा तो आपको मैं आप एक बार बता दूं, मैं आपको चैप्टर नंबर 11, 12, 13, 14 इनका मैं जो बोध प्रश्न दिए गए हैं, ये सारे मैं आपको कल बोध प्रश्न वाले क्वेश्चन मैं जरूर करवा दूंगा, क्योंकि ये भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार आने की संभावना रहती है। तो कल जो क्लास रहेगी मैं आपको बोध प्रश्न करवा दूंगा। अब देखिएगा, सेम जो मैंने आपको 14वां क्वेश्चन पढ़ाया है उसका क्वेश्चन देखो। ये देखो क्वेश्चन क्या गया, देखो बताना। वह मनोभाव जो गैर मानव जीवों से अधिक मनुष्य को महत्व देता है, उसे क्या कहा जाता है? बताओ भैया। वह मनोभाव, अभी पढ़ाया तो था तुम सबको, वह मनोभाव जो गैर मानव, ठीक है, जीवों से अधिक मनुष्य को महत्व देता है, उसे क्या कहा जाता है? पता है? इसको कहा जाता है मानव, इसको मानव को ज्यादा मत, तो मानव केंद्रिता, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इससे इस चैप्टर से कोई और रिलेटेड क्वेश्चन है तो हम लोग जरूर कर लेंगे।
ठीक है? इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आप देखेंगे ना, जैसे ये क्वेश्चन है जैसे यहाँ पर देखेंगे, निम्न में से कौन-सा पर्यावरण नीति शास्त्र के नियमों का कारक नहीं है, ठीक है? इसका ये रिलेटेड देखिए, जैसे क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया ना, ये वाला क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपके खूब पूछे जा सकते हैं या क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला देखिएगा, यह शिक्षण मत सभी जीव भले ही वह उपयोगी हों या ना हो, मूल्य और महत्व अधिकार हो, ना हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको जैव केंद्रवाद बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? भैया कोई जीव-जंतु उपयोगी हो, उपयोगी ना हो, लेकिन सभी का जो महत्व है, वह बराबर है, उसे जैव केंद्रीवाद बोला जाता है। अब देखिएगा, सेम क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन था ना, अभी मैंने पढ़ाया था ना, गैर अंग्रेजी भाषा समुदाय में संप्रेषण के लिए सिर्फ अंग्रेजी सामग्री का उपयोग करना और इसका एक उदाहरण है, क्या है? अभी 14वां क्वेश्चन 14वां ये पढ़ाया था ना, ये रहा। अगर आप देखेंगे पढ़ाया था ना, ये अगर आप देखेंगे कहाँ गया? कहाँ 1 मिनट बता रहा हूँ, ठीक है? ये देखो या गैर अंग्रेजी भाषा समुदाय में सिर्फ अंग्रेजी सामग्री का संप्रेषण करते हैं। कार्य विधि का समानता है, इसको क्या बोलते हैं? कार्य विधि का समानता। लेकिन यहाँ पर अगर आप आंसर में देखेंगे, तो यहाँ पर कार्य विधि का समानता दे ही नहीं रखा, देख रहे हैं? कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसा सेट हो जाता है कि आंसर ही उसका नहीं निकलता है। तो इसका आंसर क्या है? कार्य विधि का समानता, लेकिन यहाँ पर दे ही नहीं रखा, देख रहे हैं? कहाँ दे रखा है? नहीं दे रखा ना? इस प्रकार से भी कई बार इग्नू में क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था, जो क्वेश्चन आया था ना, मैं तो बता दिया था मैंने आपको, ये क्वेश्चन बना हुआ था, ठीक है? इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था ना, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था ना, क्वेश्चन नंबर 49, 49 भी जो क्वेश्चन है, ये चैप्टर नंबर आपको 14 में से ही पूछा गया है। निबंध द लैंड एथिक्स भूमि का नीति शास्त्र किसने लिखा है? तो इसका आंसर जो हमारा होगा, बिल्कुल पहला जो होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ना। 14वें चैप्टर में मैंने आपको दिखाया था ना, बल्कि मैंने वहाँ पर मार्किंग करके भी बताया है कि किस प्रकार से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपके पूछे जा सकते हैं या उन क्वेश्चनों की बनने की सबसे ज़्यादा संभावना बनती है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जो मैंने यहाँ पर अभी डार्क करके आपको पढ़ाया था, देखिएगा। अब मैं आपको इस आंसर को दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर देखो। ये बिल्कुल यही तो क्वेश्चन पूछ रखा है ना, यही तो क्वेश्चन पूछ रखा है, इन्हीं का नाम तो आ रखा है। तो इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो होते हैं पूछे जाते हैं, क्योंकि सारा मल्टीपल ही आना है, सारे एग्ज़ाम में मल्टीपल आता है, ठीक है? तो आप इसको ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन और 50 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। इस प्रकार से अगर आप लोग करेंगे ना क्वेश्चनों को, देखो एक चीज़ मैंने कई बार बताया है कि भैया मेरे, कि जब भी पढ़ो, साथ में उस साल का क्वेश्चन पेपर रख के पढ़ो, तभी तो कर पाओगे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आया है। उस चैप्टर के क्वेश्चनों को रखो, इससे आपको क्या होगा, ज़्यादा चीज़ें समझ में आएँगी, समझ रहे हो? बाकी अगर मैं बात कहूँ, बाकी आप लोग चैनल पर भी जाकर के वीडियो को देख सकते हैं, थोड़ा ये लेट खुल ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं बात कहूँ, अगर आप लोग चैनल पर जाओगे, तो आपको प्लेलिस्ट में जाना। प्लेलिस्ट में मैंने एक प्लेलिस्ट पढ़ा रखी है, BEVAE 181, बुक विथ क्लास लिखा होगा, नोट्स विथ क्लास है और एक बुक विथ क्लास है। तो आपको बुक विथ क्लास पे जाना है। यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर पढ़ो, स्टार्टिंग का 3-4 चैप्टर पढ़ो। देखो वहाँ पर मैंने हर साल, यानी पहले मैं किताब पढ़ाया हूँ, फिर मैंने क्वेश्चन पेपर भी सोल्व करवाया है कि भैया जैसे मैंने पहला चैप्टर पढ़ा है, तो पहले चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं 5 साल में, उनको मैंने सोल्व भी करा, बिल्कुल लास्ट में वो क्वेश्चन भी आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ से जाकर के कुछ वीडियो को ज़रूर देख लो, ठीक है? यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे, तो आपके दिमाग में कुछ चीज़ें घुसेंगी कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आता है और पेपर में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सारे क्वेश्चनों को पढ़िए, बाकी जो भी क्लास होंगी वो लगातार चलती रहेंगी, ठीक है? अब मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ, इसकी आपको मैराथन क्लास या लास्ट 5 ईयर के जो क्वेश्चन होंगे, उनकी क्लास भी आप सबको बहुत जल्द हमारे चैनल पर आपको देखने को मिल ज़रूर सकती है। अगर आपका कोई सवाल है, तो आप मेरे से ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बता दूँ।